और इसके साथ साथ जैसे मैं उनके साथ पहले मझार गया, फिर कोई बंगाली व्यक्ति आया तो उसने मेरा चेहरा देख के कुछ बताया तो उसके फेत में आ गया, बोले तुम परेशान हो, उसने फिर एक अंगूठी पहना दी। ऐसे करके मैं 16 साल तक तंत्र मंदिर, मजार, अंगूठी, वास्तुओं के चक्करों में, और 40 से ज़्यादा मेरे जीवन में हाथ देखने वाले, कुंडली देखने वाले, कंप्यूटर देखने वाले, ग्रह दाता सबके साथ में गुजर गए। ये सब ज़्यादा मैं करने लगा और मेरा 5 करोड़ का बिजनेस, तो ऑफिसर लोग बोलते यार क्या बात है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ MP छत्तीसगढ़ स्टेट अलग होने वाला था, तो उसके चक्कर में वो फाइल क्लियर नहीं हो पा रही थी। 5 करोड़ का ऑर्डर भी हमको नहीं मिल पा रहा। तो कई ऑफिसर बोले यार देखो तुम इस करो, तो ऑफिसर को भी हम एक अंगूठी ला के पहना देते। मैंने सर आप भी पहनो, क्या चक्कर है, फाइल क्यों क्लियर नहीं हो रही थे जो अंगूठियाँ पहनना, मैं यहाँ पहनता था, यहाँ पहनता था, यहाँ पहनता था, कमर में पहनता था। और मेरे घर में 16 साल की मझार की चादरें थी। शक्ति कपूर जैसा फिल्मों में दिखाते। हाँ, सब कुछ वैसा ही था। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। आज भी सुनेंगे तो पता चलेगा। उनको पूरी बातें समझना जरूरी है, ये काम उसको करना चाहिए, किसी का भी दोष नहीं। लेकिन परमेश्वर की आशीष सेवा को और बेहतर बना। कभी भी चंगाई में फेल नहीं होगा। एक विश्वासी के जीवन की चुनौती दे और मना भी किया चर्च जाने से। रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की स्तुति, तारीफ और जयकार हो एक और बार। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के हमेशा के प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जहाँ पर किसी न किसी विषय और गवाही पर हम बात करते हैं। और आज हमारे पास एक अद्भुत गवाही है। वाकई में ये बड़ी मजेदार गवाही होगी, थोड़ी लंबी होगी लेकिन मजेदार होगी। ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ है मिस्टर विश्वकर्मा, मिस्टर SK विश्वकर्मा जी। स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़ा आनंद है कि मैं आज आपकी गवाही सुनूं। गिडियंस मिनिस्ट्री, परमेश्वर आपको गिडियंस में ले आया और आज आपके द्वारा छत्तीसगढ़ और MP, ये दोनों ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो पहले एक हुआ करते थे अब अलग अलग हो गए, दोनों ही स्टेट्स में परमेश्वर आपको बहुत अच्छी अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। गिडियंस में आने से पहले जो शुरुआत हुई, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। लोगों को पता होना चाहिए, हजारों लोग आपको जानते हैं, हजारों लोगों ने आपके द्वारा संदेश को प्राप्त किया है और कई 100 की तो लिस्ट आपके पास, खुद के पास है कि नहीं? तो ये सारी बातें बड़ी उत्साहित करने वाली है। बड़ा आनंद आता है सुनकर कि मैं गवाही सुनता हूँ। मैं खुद एक इवेंजलिस्ट हूँ। पास्टर तो प्रभु ने बना दिया जबरदस्ती मुझे, मैं तो यही कहता हूँ जबरदस्ती बना दिया। लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि आपको परमेश्वर ने इसी बात के लिए इस्तेमाल किया। मैं हमेशा कहता हूँ, श्रोता जानते हैं कि इवेंजलिस्ट जो है ना, वो बनते नहीं है। इवेंजलिस्ट यानी सुसमाचार प्रचारक पैदा होते हैं, सुसमाचार प्रचारक पैदा होते हैं, जैसे कि आप भी पैदा हुए ऑटोमेटिक। और जो प्रभु के पास्टर्स जो हैं सिस्टमैटिक, वो सिस्टमैटिक हैं। उनको मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। रोज सीखता हूँ मैं, क्योंकि मैं कैसे एक अच्छा प्रभु का सेवक बनूं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। आपका पूरा नाम, आप SK विश्वकर्मा? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार विश्वकर्मा है जी। अच्छा, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। जात का मैं जांगी ब्राह्मण हूँ। 300 साल पहले हमारे बाप दादे लोग यहाँ से निकले थे। अब तो हम लोग MP में जबलपुर में सेटल हो गए। और मेरी फैमिली में 8-9 मेंबर थे। और जहाँ हम रहते थे वहाँ विश्वकर्मा मंदिर, उसके आसपास 400-500 फैमिली रहती थी। मतलब जात के बड़े यीशु भी बड़े मतलब ये तो हम जानते नहीं थे। तो जब 20 साल पहले मैं प्रभु में आया तब पता चला कि यीशु मसीह कारपेंटर था। अच्छा। तो लोग बोले कि यार आपका जात बदल गई, धर्म बदली। मैंने ना हमारी जात बदली ना धर्म बदली, हम तो उसी खानदान से चले आ रहे हैं। यीशु मसीह बड़े ही था। बोले हाँ, वो भी बड़े था। और हमारे बुजुर्ग लोग जिनको नए नए प्रचार किए, बोले हाँ बेटा हम लोग उसी में, तो वो भी तो अपने बड़े ही थे, आप उसी में से, और आपने तो बहुत त्याग किया। तो इस तरह से मैंने जात बदला ना धर्म बदला। तो मैं उस जगह से आता हूँ। परंतु मैं गिडियन मिनिस्ट्री में कैसे आया और कैसे एक वचन मिला और एक बाइबल मिली, कैसे प्रभु ने यहाँ तक लाया, मैं खुद नहीं सोच पा रहा हूँ अभी। सही बात, मैं समझता हूँ। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मुझ पर। और मैं बचपन से, एक्चुअली मैं तो बिजनेस मैन नहीं था, हमारा पूरा परिवार। और मेरे पिताजी डिफेंस में नौकरी करते, तो बचपन से मैं झगड़ालू था। डिफेंस में गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में, वो हाई स्किल कारपेंटर थे, वो भी कारपेंटर थे। डिफेंस का मुझे याद है, जब भी यहाँ बड़े बड़े ट्रक आते हैं आर्मी के ना, क्योंकि मेरा घर आर्मी एरिया से बहुत नजदीक है, जो हार्डली 2 किलोमीटर है, रोज वहीं आना जाना वहीं का है। तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े ट्रक, वहाँ पे लिखा था जबलपुर फैक्ट्री। हाँ, तो जब सब कुछ वहाँ जबलपुर में, एक्चुअली जबलपुर में 5 फैक्ट्रियाँ हैं। अच्छा। पिस्टल से लेके गोले बारूद, AK-47, टैंक और शक्तिमान और जीप, सारे अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं। फाउंड्री है 5-6 फैक्ट्री एक जगह। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस डिपो हैगा।
Okay. वहाँ पर गोले बारूद वो सब वहाँ स्टॉक है, अंडरग्राउंड स्टॉक है। तो आपके डैडी उनमें उस कंपनी में मैं गन कैरिज फैक्ट्री में थे, ओके, जहाँ पर गन बनती है। कभी घर हाँ, लाते थे गन? नहीं मैं कभी नहीं घर में, सवाल ही नहीं उठता मजाक है। कर रहा हूँ। हाँ, तो वो सप्लाई होती थी। Okay. तो गन कैरिज फैक्ट्री में थे, तो हाई स्किल कारपेंटर थे वहाँ पर। Okay. और 39 में 36 में शायद वो मेरा एक्चुअली नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट होता है, जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर में। Okay. वहाँ पर हमारे बाप दादे लोग आए हुए थे। Okay. हमारे फादर 5 भाई थे, फिर लोग जबलपुर 36 में आए और कारपेंटर थे। हाँ। और वहीं पर फिर उन्होंने काम किया, फिर हम लोग पढ़े हुए। तो उस विश्वकर्मा मंदिर है वहाँ पर जबलपुर में, और उसके आसपास 400-500 परिवार रहते। Okay. 8 लोग का परिवार था। हम लोग गरीब परिस्थिति के थे, सैलरी में सारे लोग चलते थे। और बचपन से मैं झगड़ालू प्रवृत्ति का था। तो पिताजी ने बोला ये लड़का बिगड़ जाएगा, तो एक बगल में गुजराती हार्डवेयर थे जो बॉम्बे से आए थे, उन्हें एक हार्डवेयर की दुकान थी। गुजराती थे वो, एक्चुअली कच्छी थे। कच्छी और गुजराती में फ़र्क होता है। अच्छा, वो कच्छी थे, तो उन्होंने उनकी दुकान में मुझे बैठा दिया। पहले बड़े भाई को बैठाया था, तो वो दुकान में बैठे भाग गया, नहीं काम किया। फिर मेरे को बैठाया, बोले इसको सिखाओ कुछ संसार में चलना। और उनके साथ में 12 साल मतलब दुकान में बैठा, काम किया। Okay. और 1-2 महीने गया, 3 महीने गया, फिर 1 साल मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो मेरे बिल्कुल बच्चे की तरह अपना रखते थे, अपनी औलाद की तरह रखते थे। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और फिर उन्होंने पूरा मुझे बिजनेस सिखाया, कैसे दुकान चलाते। उस दुकान का मैं मैनेजर था। अच्छा, कोई मंथली सैलरी नहीं थी। पिताजी ने हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, ये लड़का हमारा सही बन जाना चाहिए। बिना सैलरी का मैनेजर? बिना सैलरी के मैनेजर था, पूरा दुकान में संभालता था। और जबलपुर शहर की 1 नंबर की हार्डवेयर की दुकान थी, बिल्डिंग मटेरियल और टूल्स और ये सब बिकता था। मतलब बिना सैलरी के क्यों काम करते? कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा ही। बस ऊपरी खर्चा पूरा करते थे। कभी कपड़े लत्ते साल में 1 आध दुला दिए, कभी दिवाली में कुछ गिफ्ट दे दिया। तो बस, और कुछ ऐसा सैलरी मतलब अभी नौकर टाइप के रख ले। परंतु उन्हें अपने बेटे की तरह रखा, सारी बातों को सिखाया। उनका पूरा समाज, खानदान, परिवार सभी जानते थे कि ये इनका ही लड़का है। कुछ सालों में तो ये होगा कि गुजराती का ही लड़का है लगता है। तो मेरा घर, उनकी दुकान और उनका घर था। इस 3 के अलावा मैंने जीवन में 12 साल तक कुछ नहीं देखा। एक मेरे साथ वो आश्वासन उन्हें दिया था कि तुम बड़े हो गए, तुमको भी हम एक दुकान खुलवा देंगे। तो मैंने फिर कोई बात नहीं, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा कि मैं क्या बनूंगा, जीवन में क्या करूंगा। उनकी फैमिली में उनकी 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। वो हमसे 10, 12, 15 साल सब बड़े थे। बट क्या हुआ कि उनकी एक जो लड़की थी हमसे 10 साल बड़ी थी, और वो मोटी भी थी, सांवली भी थी, पर उसी के मेरा ज़्यादा अटैचमेंट था और मेरा बहुत ख्याल करती थी। मैं उनसे 10 साल छोटा था, कोई भी काम करना ना। तो एक प्रकार से जितना प्यार वो हमारे घर परिवार से नहीं मिला, उतना प्यार उस फैमिली से हमको मिला। वही मेरे पेरेंट्स से सब कुछ अलग तक था। घर तो खाली सोने जाते थे, सुबह शाम तक उनकी दुकान में या घर पर रहता था। तो जब मुझे ये बाद में हुआ कि जब उसकी शादी हुई, तब मुझे लगा कि मैं इसे प्यार करता था, इसको मैं बहुत चाहता था। मेरी जमीन खिसक गई, कुछ अटैचमेंट था। बाद में समझ में आया क्योंकि लोग इतना प्यार दिया, इतना प्यार मेरे पेरेंट्स ने घर में परिवार वालों ने दिया। बड़ा भाई तो वैसे ही परेशान। तो मैं बहुत, जब उसकी शादी हुई 80 में, उस समय कॉलेज में पढ़ता था। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा दुनिया मेरी ख़त्म सी हो गई। उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया, बीकॉम सेकेंड ईयर किया। तो मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना बिजनेस करूँगा, इनसे कुछ अलग होऊंगा। मैंने उनके सबकी शादियाँ हो गई, बड़े थे वो लोग, और उनके बेटे भी, सबकी शादियाँ हो गई। उसके बाद फिर जो है मैं बीकॉम सेकेंड ईयर पास किया, तो उनको बताया रिजल्ट ऐसा ऐसा। बोले बहुत अच्छा है, फाइनल और करो, बैंक में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने इन्हें क्या सोच के रखा हुआ है कि मैं बैंक में नौकरी करूँगा। उस ज़माने में 83, 82 में 800 रुपये मिलता। अच्छा, बैंक की नौकरी में। तो मैंने कहा ये मुझे बचपन से बिजनेस सीखा और अब मुझे बोल रहे नौकरी करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। तब से मेरे लाइफ में स्ट्रगल चालू होगा। फिर मेरा मन किसी में लगा नहीं। मतलब ये धोखा हुआ आपके साथ? ये धोखा हुआ मेरे साथ में। और उस समय तक मैं बहुत शरीफ इंसान था, कोई दोस्ती नहीं, कोई शौक नहीं, कहीं कुछ नहीं, एकदम डिसिप्लिन लाइफ थी। सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ थी। फिर मैंने उनसे बात करी तो बोले मैंने घर में बात किया। मैंने कहा, घर वालों को तो कुछ मतलब नहीं था, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मैंने कुछ मार्केट में उधारी लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम माल खरीदते थे पर वो पेमेंट नहीं देते थे। बोले उसने लिया वो लेगा। तो मैंने, ये तो मेरे को बाइकाट कर रहा है धीरे धीरे। और गुजराती में जानता पर बोलता नहीं था। ये लोग क्या गुड़ गुड़ कर रहे हैं मैं समझ जाता था। उनका मतलब था ये बड़ा हो गया, कल को पार्टनरशिप ना हो। उनके लड़के ने बोला इसको अलग करो करके। तो मेरी बात समझ में आई कि अब इनका कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। एक तो उनकी वो हो गया, जिसका अपना सोचा था। और मेरे को ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा वहीं से, ठोकर लगना, उसकी शुरुआत मेरी जीवन में वहीं से हुई।
उस समय तक मैं बहुत खुशी और आनंद था, कोई मुझे वो नहीं थी, गरीब थे परंतु बहुत खुशी आनंद में थे कि यार ये लोग हमारे। उसके बाद उन्होंने धोखा दिया। फिर मैंने घर में बात करी कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, बिजनेस करूँगा, मुझे पैसा चाहिए। तो पिताजी का हमारे एक प्लॉट था प्रॉपर्टी में, तो पिताजी बोले उसको बेच दो भाई, आधे पैसे तुम आधे सुने ना। तो उस जमाने में 30,000 का प्लॉट बेचा। बोले ठीक है, बेच दिया। जब पैसा आया तो बड़े भाई ने सारा पैसा रख लिया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा इसने भी धोखा दे दिया। मतलब पहला धोखा दूसरों उससे हुआ और फिर घर से हुआ। ओहो। पिताजी बहुत सीधे थे और हमारा बड़ा भाई वो बहुत बदमाश था, उससे बात करना मुश्किल होता था। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कभी कभी छोटे भाइयों को लगता है कि भाई उन्हें वाकई में ऐसे ही धोखा दे रहा बड़ा भाई, या बड़ा भाई सही हो या धोखा ना दे रहा हो, ऐसा तो नहीं? नहीं, वो बोलता था नौकरी करो, बिजनेस नहीं करो, पैसे अच्छा। 2 महीने का। ओके। उनको पैसे 2 महीने, तुम नौकरी करो, हम कूलर में डाल नौकरी लगवा देते। मैंने नहीं, मुझे नहीं करना। उनको कुछ मालूम नहीं, दुकानें बैठा दी, उनको नहीं मालूम मैं बिजनेस। फिर मार्केट वालों के भरोसे किया। मार्केट में लोग बोले यार क्या बात है, मेरे को बिजनेस करना। बोले कोई बात नहीं, बिजनेस करो। तो एक मार्केट का फाइनेंसर हमको बिजनेस, मतलब पार्टनर नहीं बोले जी, फाइनेंसर बोले तुम बिजनेस को बचपन से तुम यहाँ बड़ी मार्केट में तुम जाता हो और शहर में सबसे नंबर 1 की दुकान थी। तो मैंने कहा बोले तुम बिजनेस करो, पैसा मैं लगाऊंगा। अच्छा, हाँ, आपको तो फाइनेंसर मिल गया? हाँ, मेरे को फाइनेंसर मिल गया। ओके। तो वो बैरिंग का बिजनेस था, उनकी 4-5 दुकानें थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। तो सपोर्ट कर दिया, अरे मार्केट का लड़का ये क्या कहीं से। तो मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया। और उस समय मैं इमोशनल पिक्चर देखता था, जास करके उमराव जान, काला पत्थर, ये सब, कि वो उसका जीवन उसकी मोहब्बत में ठोकर का है, धोखा है। मुझे भी ऐसा लगा या मेरे जीवन में ये, बस इमोशनली पिक्चर देखता था मैं। फिल्मों का इतना बोलबाला था उन दिनों। हाँ, चीजें होती कहाँ चीजें होती। और वो उसके बाद बस एक चीज मैंने तो देख काला लिया आदमी पत्थर ने। पिक्चर देखी और वो देखा, वो कोल माइंस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया और शराब पी के मुजरा सुनने जा रहा है और कव्वाली सुनने जा रहा। मैंने यार ये सही है। अब उस समय तक मैं मतलब किसी तरह का कोई शौक नहीं था, कुछ नहीं जानता था कि रिश्वत, घूसखोरी, सिगरेट, शराब, कुछ नहीं। और फिर जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गया ऑर्डर लाता, पेमेंट मिल जाता, प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने काला पत्थर पिक्चर देखी और कोल माइंस चिरमिरी एरिया में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब काला पत्थर देखकर आप इतने मोटिवेटेड? हाँ, मैंने कहा हम भी जीवन में कुछ करके दिखाएंगे, कि खुद काला पत्थर निकालूंगा। हाँ, और मैं वहाँ तक पहुँच गया। फिर मैंने कहा, मैंने ठान ली जीवन में मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा इन लोगों को। इसने भी धोखा दिया, इसने भी धोखा दिया, और घर से तो वैसे ही टेंशन हो गया। मैंने घर छोड़ दिया, 1 साल बिजनेस किया। तो मुझे समझ में आया कि रिश्वत चलती है। बोले बिल पास नहीं करेंगे। मैंने क्या बात हो गया, बोले इसको कुछ देना पड़े। मैंने काय का देना है, मैं जानती नहीं था रिश्वत क्या होती। तो धीरे धीरे समझ में आया कि देना पड़ेगा। वो उसको सिगरेट पिला रहा, वो उसका बिल पास होता, हम चुपचाप चले आते थे। पेमेंट नहीं मिल रही, उधारी सामान ले लिया। इस तरह करके मैं परेशान होने लगा। मैंने भाई पेमेंट हमको चाहिए। बोले नहीं 15 दिन बाद मिलेगा। मैंने क्या, तो किसी ने बोला भैया ऐसे नहीं चलेगा सीधे सीधे काम, अब उसको रिश्वत। तो फिर मैं देना सीख गया। 1 साल बिजनेस किया परंतु बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा कि पैसा तो है नहीं और उधारी में और कर्जा हो जाएगा, फिर क्रेडिट खराब हो जाएगी, इससे अच्छा मैं फॉरेन चला जाऊँ। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो हमको ले गए थे कोल माइंस में। ओके। वो आते थे परचेज करने, तो वो हमको लेके गए चिरमिरी में। बोले चलो तुमको बिजनेस हम सिखाएंगे। मैं नौकरी कर रहा हूँ, फिर मेरे को बिजनेस करने का शौक था, तो मेरी इच्छा पूरी करो। तो रिश्तेदार थे, हमने चलो चलते, उन्हें घर में ठाए, फिर बिजनेस बढ़ा लिया, सब कुछ करने लगा, बढ़ने लगा बिजनेस करके। 1 साल में बहुत परेशान हुआ। तो मैंने कहा मेरे को ये भी नहीं करना। बोले क्या करना चाहते हो? मैंने, मुझे फॉरेन भेज दो, मैं पैसे कमा के आऊँ, फिर बिजनेस। उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट करा दिया। 84 मेरे को स्टोर कीपर की नौकरी अमेरिका में मिल गई। ओके। 12,000 रुपये पर महीने का। बोले खाली तुमको बॉम्बे जाना है। और 14 दिन में मेरा पासपोर्ट बाई रजिस्टर्ड घर पे पहुंच गया। ओके। और मैं जनरली चिरमिरी अप डाउन करता था, अब महीने में 2 से 3 बार। तो जिस समय गया तो वो लोग घर वाले सन्नाटे में थे, क्या बात है? मैंने सब बोले नहीं बैठो बैठो। मैंने क्या हो गया है, कोई मर गया क्या? बोले नहीं नहीं, ये तुम फॉरेन भागने वाले, पासपोर्ट आया है। वो समझते नहीं थे घर वाले भी। बोले तुम कहीं नहीं जाओगे। मैंने बड़ा, पासपोर्ट जब्त हो गया। मैंने आएगा, मेरे को जाना है। बोले नहीं नहीं, कहीं नहीं जाओगे, तुम तो छोड़ छाड़ दोगे दुनिया करके, हम आपको भूल जाओगे, विदेश चले जाओगे, लड़की शादी कर लो, काएगा क्या, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो पहले के परसेप्शन जो है ना बहुत अलग हुआ। हाँ, तो मेरी बड़ी सिस्टर थी, उनके साथ मेरा अटैचमेंट ज़्यादा था। और बोले पासपोर्ट कहाँ? मैंने बोले उनके पास है। मैं बड़ा मुश्किल हो गया। तो पासपोर्ट मुझे मिला नहीं और मैं बोला मुझे चाहिए करके। तो उसके बाद बोले नहीं, तुमको जो करना करो, तुम विदेश नहीं भागोगे। तो मैंने, बड़ा मुश्किल है। 1-2 महीने शांति हो गई, बड़ा भाई बोलना बंद कर दिया। फिर 2-3 महीने के बाद में फिर उसने बोलना चालू कर दिया कि बोले नहीं। फिर मैंने, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, उनको मैंने बोला मेरा पासपोर्ट है, मैं तो जा रहा विदेश में। बोले तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमको क्या पैसे की ज़रूरत है ना, ये पासपोर्ट को जेब में डालो।
आज क्या तुमको जितना मार्केट से माल लेना जहाँ से सब खरीदो, सप्लाई करो, जब पैसा पेमेंट आए मेरे को देना, मेरे नाम से तुम जाके खरीदो। फिर मैंने बात ही खत्म ही हो गई, मेरे को फाइनेंसर मिल गया, तो मार्केट में मेरा बिजनेस चलने पड़ा, पैसे कमाने लगा। अब कोई इतनी इनकम तो नहीं थी। फिर मेरा भाई प्रेशर डालने लगा, बोले पैसे दो। मैंने फिर मुश्किल हो गया। फिर मैंने उनको बताया, बोले यार तुम्हारा भाई बहुत परेशान करता है, क्या चक्कर है। तो वो क्या करते थे, वो हमारे बिंजा वो तो पीने खाने वाले सब थे, वो मझार भी जाते थे। तो उनके चक्कर में एक दिन बोले यार पियो, मैंने नहीं, मैं ये सब नहीं करता है। हाँ ऐसा करके तो उनकी संगति में आया। तो जिस दिन मेरे भाई ने बोला कि यार पैसे दो, मैंने बड़ा मुश्किल है, एक तो पैसा नहीं, फंसा बड़ा प्ले, और वो तुमको महीने का पैसे दे, बिजनेस तो अभी 6 महीने में स्टार्ट भी नहीं हुआ। फिर मैंने गुस्से में उनके यहाँ शराब पी ली। अच्छा। हाँ, और वो पीते थे, मैंने मुझे कुछ मालूम नहीं कैसे क्या, और फिर बहुत ज़्यादा हो गई तो मैं रिक्शे से अपनी बहन के घर भाग गया। रात को घर नहीं गया वो। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं उनको बोला ऐसा ऐसा करके कि ऐसी बात है। फिर मैंने इसी से काम चलता, सब अच्छा लगा। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा और वो भी भूल गया। और फिर मैं तो साम दाम दंड भेद कलकत्ते में, और वो लोग बिजनेस में मिलने लगे, उनके साथ संगति करने लगा। मुझे कलकत्ता से सामान चाहिए होता, ज़्यादा करके कोल माइंस का सामान जो है स्पेयर पार्ट्स कलकत्ता से ज़्यादा मिलता है। उसका मतलब आपने शुरुआत की थी एक कच्ची व्यक्ति के पास जाकर। हाँ। उसके बाद आपने वहाँ से बिजनेस फिल्म देखने के बाद, हाँ, फिल्म देखने के बाद बोले कि नई जिंदगी शुरू करूँ, तो आप कोल माइंस में हाँ, काला पत्थर देखकर काला पत्थर निकालने चले गए। काला पत्थर। ओके, वहाँ से आपने फिर ये स्पेयर पार्ट्स का जो हाँ, बड़ी बड़ी मैं वहाँ 5 साल बिजनेस किया। 5 साल का। हाँ, और उसके बाद फिर आप अमेरिका जाने वाले थे। अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन फिर आपने वहीं रहकर वही काम कंटिन्यू किया। हाँ, तो फाइनेंसर मिल गया तो पासपोर्ट रखा रह गया, फिर हम जाए नहीं। फिर मैंने 5 साल चिरमिरी बिजनेस किया, बहुत बड़ा बिजनेस फैलता गया। फिर धीरे धीरे मेरे को वहाँ तो ऐसे ही एरिया था, लोगों की ज़िंदगी शराब में, पीने खाने में थी, और कोई पॉल्यूशन पूरा, कोई लाइफ नहीं, कोई खाने का कुछ नहीं। ऐसा नहीं लगता था कि ये कोल माइंस में लोग की ज़िंदगी नहीं क्या है? मैं भी वैसी डिप्रेशन में था। मैंने क्या संसार में पैसे कमाना है, कोई बात नहीं है, पैसे कमाने का मकसद ज़िंदगी में तो कोई बात नहीं है, पैसे कमा के दिखाएंगे। ये लोग हमको कुछ समझते नहीं है। बचपन से दुकान में इतना बड़ा पैसे वाला करके हमने ठीक है मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा। तो अब जिंदगी जब गलत जा रही है, शराब पीना शुरू कर रहे हैं, अब ये सब कुछ कर रहे हैं, तब कभी ऐसा नहीं लगता कि ये जो चल रहा है, जो गलत चल रहा है, गलत हो रहा है? नहीं, संसार में यही, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हम तो यही समझते थे। सिगरेट, शराब, ऐसी वैश्यवृत्ति सब में था। धीरे धीरे मैं बिजनेस बढ़ाया। फिर और ये सब गलत काम भी आप करते थे? सब करता था, और घर वालों कुछ मालूम नहीं था। मैं तो बाहर पीता था और मिल्टी की शराब खरीद करके ना, कोई पूछता नहीं। महीने का पैसा मिल रहा, बहुत अच्छा। बोले यार दूध देती गाय सबको। हाँ, बहुत अच्छे लगने लगा। दूध नहीं दे रही तो लात मारो, बस लात मारो वाला है। तो घर में वाले ज्यादा करके बड़े भाई का प्रेशर था, तो मैं वहाँ गया तो पैसा होने लगा। 4-5 साल बिजनेस, बहुत कमाने लगा पैसा। तो हुआ लास्टली कि मुझे वहाँ पर एक जो रूम मैंने लिया हुआ था एक होटल में परमानेंट, वहाँ स्पेयर पार्ट्स रखता था कलकत्ता में, नहीं चिरमिरी के अंदर में। हाँ, तो एक दिन पूरी आग लग गई, क्योंकि मैं आग लग गया, पूरा सामान जल के ख़त्म हो गया। मेरा पेमेंट ही बहुत करीब 90,000 उस समय का आउटस्टैंडिंग था, मार्केट की उधारी अलग। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, आग लग गई पूरे करके, क्योंकि लाइट ऑफ थी और पंखा चालू था, अगरबत्ती जलाते थे, पूजा पाठ हिंदू थे तो उस समय, और वो अगरबत्ती पेपर वाले पेपर पूरे जल गया। दोपहर में आके देखा तो मैंने सब जल के ख़त्म। मैं स्पेयर पार्ट्स बड़े बड़े बेरिंग थे, लाल होके काले होके ख़त्म हो गए थे। फिर मैंने कहा बंद करो अभी बिजनेस। वहाँ से वाइंड अप किया। मैं जबलपुर पहुँचा तो लोगों ने देखा सामान अमान सब, ये क्या है बोले। तो मैंने आग लग गई थी, इसलिए घर का तो कुछ नुकसान हुआ नहीं था। मैंने मार्केट का जो कुछ था हमने सब वाइंड अप करके वापस जबलपुर आया। 1 महीने जबलपुर रहा, 15 दिन हुआ होगा तो मेरे को खांसी आई। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गया, मेरी माँ मेरे को लेके गई। बोले इसको देखो क्या हुआ। बोले आपको मालूम है लड़का क्या करता है? मैं बोले लड़का बिजनेस करता है, चीज में अच्छा बिजनेस करता है। बोले इसको टीबी हो गया, दारू पीता है। बोले हमको तो मालूम नहीं। बोले क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर थे बहुत पुराने। बोले लड़का का बिजनेस बंद कराओ। बिजनेस बंद हो गया, कुछ नहीं। 1-2 महीने घर में रहे। फिर वो मेरे भाई का प्रेशर कि भाई पैसे दो, तो घर में बैठो। देख नहीं रहा कि टीबी हो गया, मेरी स्थिति खराब है। मैंने यार बड़ा मुश्किल है। तो मेरे एक दोस्त था मुरादाबाद का, तो बोले यार मुरादाबाद अब घर बैठे क्या काम करे, कोल माइंस में जा नहीं सकते। तो मैंने फिर बोले यार एक दोस्त था मेरा मुरादाबाद, जिससे मैं वो एजेंट था, उससे मैं सामान खरीदता था। तो बोले यार आप मुरादाबाद का बिजनेस करो, एक्सपोर्ट का काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाई होती है। 1 करोड़ के ऑर्डर में 5 लाख मिल जाएगा आपको। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ये काम अच्छा। बोले आ जाओ मुरादाबाद। तो मैं मुरादाबाद गया, उससे सब बोले बातचीत हुआ, उसने सारे फ़ोटो एल्बम दिए। बोले कुछ दिन फ़ोटो एल्बम सिखा। फिर मैंने 1 साल बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे कमाने लगा। फिर भाई का टेंशन चालू। तो मैं
पहले तो फोटो से बिजनेस किया और घर घर जाते थे। उसके बाद फिर हमने, क्या बिजनेस था वो? मुरादाबाद के 100 पीसेस आते हैं, फ्लावर बेस, फूलदान और ये स्टेचूज वगैरह जो थे मुरादाबाद में, वो आइटम्स होती है। तो उसकी क्या फोटोग्राफ होते हैं, फोटो दिखा के हम लोग ऑर्डर बुक करते थे और उसमें भी काफ़ी कमाई थी। और इस तरह करके पहले हमने शहर में काम किया, लोग के पार्सल आते थे। पहले लोग जो काम करते थे बाहर के, उसमें सीटिंग बाजी होती थी, एडवांस लेके माल ही नहीं आया। पर मैं तो बेसिकली जबलपुर का था, तो मेरे को बहुत काम हुआ 2-4 महीने। फिर 12, फिर उन्होंने बोला आप सैंपल लेके चलो। तो फिर हम इतनी बड़ी पेटी है पीतल के 100 पीस रख के चलते थे, दवाई रख के चलते थे, कपड़े रख के, पूरा सामान रख के मैं टूर करता था। यानी 3-4 डिस्ट्रिक्ट में मैंने जबलपुर के आसपास काम किया और टीवी की दवाई सामान सब लेके चलता था। अच्छा, जब टीवी था भी आपको और ये वो सब भी काम था, करते ये भी मेहनत का काम करते थे। और एक दिन भर मेरे लिए रिक्शा बुक करते थे और घर घर जाके बोलते भाई सामान चाहिए क्या, ये लोग बोले नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। कई जगह धुतकारे जाते थे, बहुत हरासमेंट था, कहीं अच्छा कभी बुरा, ऐसा होता था। ऐसे करके 1 साल हमने मुरादाबाद के 100 पीस का भी बिजनेस किया। मतलब फेरी वाला बिजनेस है। आजकल फेरी वाले आते हैं ना घर का, भाई साड़ी लेना है, सूट लेना, भगा देते हैं। एक बार ऐसा भी हमने एक दिन में 120 घर विजिट किए देवास शहर के अंदर में। अच्छा। 120 शहर के, और सामान उतरा नहीं, किसी ने देखा नहीं, बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, भगा देते थे। शाम हो गई और 120 घर घूमने के बाद में केवल में 20 रुपये मुझे मिले थे। किसी ने ऑर्डर दिया तो कल 20 रुपये एडवांस मिले थे। ऑटो का 120 रुपये, होटल का, खाने का और कुछ नहीं। वो ऑटो वाला बोला सर कल देते। मैं नहीं, पैसा आज का आज लो, कल की कल देखी जाएगी। बोले आज किसी ने कोई सामान नहीं लेता, मतलब टेंशन में आया। मैंने कोई बात नहीं। शाम को आया मैं, होटल में कबूतर बनाया तो उसने वो खाया और एक क्वार्टर शराब पिए, सो गया। मैंने अब कल की कल देखी जाएगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गया, तुम्हारे जो उस्ताद थे मुराद, जिन्हें बिजनेस सिखाया, तो बोले पीछे नहीं हटना, यदि कुछ काम ना हो कोई चिंता मत करना, खा पी के सो जाना, फिर सेकंड डे जाना, फिर खुदा तुमको देगा। मुसलमान थे वो। अच्छा। क्योंकि हम तो मोहब्बत में पागल थे। जो मोहब्बत ने जो खिला, जैसे बोलते मोहब्बत अमीरा ने जहर पी लिया था। तो मैं 5 साल मैंने देखा था दुनिया में कैसे एक तो ठुकरा के गए। मैंने क्या साम दाम दंड भेद जो कुछ, अब जो मोहब्बत में खिलाए पिलाएगा, उठाएगा बैठाएगा, वही मेरा सब कुछ। ऐसे समय में लोग ना प्यार के बड़े भूखे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और जहाँ प्यार मिलता आदमी वहीं पर, और उस प्यार की तलाश में ही मैं पैसे कमाता था। और उसके बाद 1 साल मुरादाबाद का काम किया मैंने। और सेकंड डे फिर मैं गया, तो जिसके पास गया उसी ने ऑर्डर, जिसने दिया उसने ऑर्डर दे दिया। तो मैं बस वहाँ काम हुआ, फिर दूसरा शहर पकड़ लेते थे। इस तरह हमने 1 साल अच्छा काम किया। पर वो बिजनेस कुछ दिन ही चला, फिर दोबारा लोग लेते बोले अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए करके फिर हमने बंद कर दिया। फिर से एक कोल माइंस का कोई ऑफिसर आया था, उसको स्पेयर पार्ट चाहिए, वो मेरे को ढूंढ रहा था। और मार्केट में बोले मैं जबलपुर शहर में कोल माइंस से खाली मैं ही सप्लाई करता था। मार्केट में बोला यार वो विश्वकर्मा करके सप्लायर है, वो दे सकता है मटेरियल। तो बोला यार एक कोल माइन से आया, तो वही फिर से कॉन्टेक्ट मेरे में आया। बोले ऐसे समाज में नाम मिल जाएगा आपको। बोले ये कलकत्ता। बस फिर वहाँ से फिर से मैंने कोल माइन से बिजनेस स्टार्ट किया। वो बंद वापस हाँ चिरमिरी आ गया। हाँ, चिरमिरी में नहीं आया। फिर चिरमिरी से बाद एक और 50 किलोमीटर दूर में शहडोल डिस्ट्रिक्ट करके है, उसमें बिजनेस स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे बाद 3-4 साल वहाँ भी किया मैंने। ये सब मेरा अपना काम था, मेरी अपनी फर्म थी विश्वकर्मा एंटरप्राइज। एक्सपीरियंस लिया आपने? बहुत एक्सपीरियंस दोस्तों। मैंने 9 साल करीब जो है 8 साल करीब ट्रेडिंग किया। खुद अपना मेरा अपना फार्म थी विश्वकर्मा इंटरप्राइजेस के नाम से। फिर धीरे धीरे बहुत परेशानी होने लगी, पेमेंट नहीं मिलते थे, हरासमेंट, मटेरियल लेके आओ, सप्लाई करो, डिस्पैच पे कलकत्ता जाओ, कलकत्ता सप्लाई करो। और मेरे पास कोई स्टाफ नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई दुकान नहीं, होटल में कमरे में ले करके काम कर रहे थे। अक्सर क्या होता है कि मेरे पिताजी जब पुरानी कहानी सुनाते थे, मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जब वो सुनाते कहानी कि उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किया, जयपुर में बिजनेस किया और आसाम में बिजनेस किया, उनके बिजनेस एक्सपीरियंस भी बहुत रहे हैं। वो अकेले सारे काम करते। कभी कभी लगता था यार इतनी लंबी कहानी क्यों सुना रहे हो, चाहे तो सीधी सी बताओ कि भाई ये कहानी थी, ऐसा ऐसा गवाही थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को अच्छी रीति से समझता हूँ। आपके बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। आपके बच्चे कई बार आपकी कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। नहीं। वैसे ही मैं भी कभी मेरे पिताजी की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, व्हाई आई एम आस्किंग दिस स्टोरी, मैं पूरी कहानी आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज आज आप जो गिडियंस इंटरनेशनल पर जो लिटरेचर बांटने की कहानी है, जो लोगों की जिंदगियां बदल देती है, ये कहानी बिना इस कहानी को सुने समझ में नहीं आएगी। नहीं। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू नो एवरी डिटेल, और मैं सब चीज जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि गिडियम हिस्ट्री में आने के पहले प्रभु ने मुझे ये
वचन से कसौटी से करता, उसके पहले मुझे तैयार किया। एग्जैक्टली जस्ट लाइक मोसेस, जैसे कि मूसा को तैयार किया था 40 साल मिस्र में, और 40 साल जंगल में परमेश्वर ने तैयार किया, वैसे ही आपकी कहानी बिल्कुल वैसे ही हुआ। आज मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल सही था जो भी था, और बहुत धक्के खाए ऑफिसरों के, कंपनियों के। उसके बाद फिर मैंने कंपनियों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। लोग बोले यार इतना क्यों परेशान होते, पेमेंट नहीं मिलती। मैंने अलग करो, बोले आप ऑर्डर हमको लेके आओ, कोई बात नहीं है, कमीशन हम आपको दे देंगे। तो मैंने यार ये अच्छा है, और बड़े ऑर्डर लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने ट्रेडिंग बंद करके एक ब्रीफ केस में खाली काम हो गया। तो मैं जनरली हैविंग अर्थ मूविंग स्पेयर पार्ट्स, आप समझोगे, मतलब ये जो क्रेन, बुलडोजर वगैरह कोल माइन चलते हैं, उनके स्पेयर पार्ट सप्लाई करते। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, बड़े बड़े ट्रक, और मेरे पास टायर ऑलमोस्ट इस कमरे के बराबर। हाँ, ये तो छोटा सा डंपर हुआ। अच्छा, ऐसे ऐसे डंपर चलते वहाँ के, मतलब 20-20 ट्रक का मटेरियल एक ही डंपर में आ जाएगा। जी। तो वो जनरली क्या था कि मैं हैवी ड्रिंकर था। अच्छा। तो कोल माइंस के अंदर मिल्टी की शराब नहीं मिलती है। अच्छा। और मिल्टी की शराब के सब बड़े शौकीन थे। और मैं बताऊँ आपको, 85 से लेकर के 2001 तक 16 साल तक मैंने हजारों बोतलें डिफेंस से खरीदी। अच्छा। पेटी की पेटी मेरे पास रहती थी। कैसे लाते थे आप? वो जबलपुर में डिफेंस का बहुत बड़ा एरिया है। हाँ। तो शराब बहुत सस्ती मिलती है और प्योर रहती है वो। तो मैं भी पीता था, मेरे कांटेक्ट थे, जिसको बोले तो उसने एक पेटी ला के दे दिया, पैसे ज़्यादा लगते थे, तो मैं बहुत सप्लाई करता था। और मेरे पास तो ऐसा था कि डेली शाम को 2-4-10 ऑफिसर बैठते थे। बोले यार पैसे से मत दे, तो डेली का अड्डा यही रहेगा हम लोग का। अच्छा। तो सब जीप में भर के सारे इंजीनियर्स लोग, मतलब 83 से मेरे इंजीनियर छोड़ के काम नहीं होता था। सारे इंजीनियर्स आते थे, स्टाफ वाले आते थे, बिल पास करने, सब शाम को दारू पीने आते थे। मतलब टोटल बात यह है कि कहीं ना कहीं मतलब लोगों का पूरा होता था, इसलिए वो आपके साथ बिल्कुल रहते थे। ऐसा मैंने 8-9 साल किया। अब उसके बाद कंपनी में क्या, फिर मैं कलकत्ता रहने लगा। फिर कलकत्ता में 5-6 कंपनी मेरे पीछे में थी, पैसा सब कुछ था। और धीरे धीरे हमने 16 साल के अंदर पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर में, मतलब साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड और PW डिपार्टमेंट, उस समय केवल MP हुआ करता था। तो इसके पूरे जितने भी ऑफिसर थे, मतलब ऊपर से लेके चीफ इंजीनियर तक, मिनिस्टर तक हमारी अप्रोच हो गई। अच्छा। हाँ, और कोल माइंस के अंदर जितने भी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में बहुत सी डिस्ट्रिक्ट है, कटनी से लेकर के आपके अंबिकापुर और चिन्ह, सबसे जान पहचान थी। बहुत अच्छे हमारे रिलेशन हुए, क्योंकि 800 रुपये से मैंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, और 5 करोड़ का बिजनेस पहुंच गया था। तो सारे ऑफिसर बोले यार ये टेंडर डालो और तुमको जो है इसका एक ऑर्डर लो और 20-25 लाख कमा के बिलासपुर में सेटल हो जाओ। मैंने कोई बात नहीं है। तो पहले तो मैं 12 साल मेरी बैचलर लाइफ थी, शादी नहीं हुई थी, मैं कलकत्ता में रहता था। और इस दौरान जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को जब प्रॉब्लम आई, रिश्वत और ये, भाई का भी टेंशन, बहुत परेशान होने लगा। तो वो मेरे जो बिजनेस फाइनेंसर जो मुझे मिले थे, वो मझार जाते थे। अच्छा। मुझे उनके बाबा भी, उनके पिताजी भी मझार जाते थे। वो छेदी बाबा के नाम से वो मशहूर थे, उनके रिश्ते। छेदी बाबा साहू थे एक्चुअली ये लोग। उनकी 5-6 शॉप थी, और बैरिंग का बिजनेस करते थे। बड़े बड़े टायर साइज के बैरिंग होते हैं। बैरिंग जो चलते हैं ये पंखे में, इतने बड़े बड़े टाइप के बैरिंग होते हैं, इतने बड़े भी बैरिंग होते हैं। जो बड़ी मशीन, उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, और मास्टर थे बैरिंग के। तो बोले यार देखो मैं मझार जाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो मैं जाना पड़ा, बिजनेस फाइनेंसर उनके साथ। 85 में पहली बार मैं मझार गया। बोले चलो तुम्हारी भी कुछ मदद बाबा करेंगे तुम्हारे साथ। उनके कहने से मैं भी उनके से विश्वास चक्कर, मैं भी पहली बार 85 में मझार गया। और उसके बाद तो फिर 1-8 साल, क्या 16 साल तक मैं हिंदुस्तान की सारी मझारों पर गया। अच्छा। हर गुरुवार को मज़ार पर जाते थे, नहा धो करके जाते थे, अगरबत्ती लोहान जलाते थे, इतर लगाते थे, चादर चढ़ाते थे। उसके बाद में आके भले दारू पीते थे, कोई बात नहीं। ये धार्मिकता मेले चिथड़े के समान 16 साल तक थी मेरे साथ में, उन्हें सिखा दिया था। तो मैं धीरे धीरे रेगुलर होना, साल में उर्स होता था उसमें अटेंड करते थे। उस समय हम लोग दान देते थे। एक 500 रुपये की चादर और कब्बालियाँ होती थी, उसमें कब्बाली सुनते थे रात भर, और नोट ऐसे देते थे। उसने कुछ क्या गया है क्या मालूम, कुछ नहीं, अंधविश्वास में खूब ऐसा नोट उड़ाते थे, सभी उड़ाते थे लोग। तो नोट की गड्डियां लेके बैठे रहते थे। और वो कव्वाली गाता था, नोट ऐसे फेंकते, इतना ढेर लग जाता था कब्बाल के पास में। वो रात भर कव्वाली गा के सुबह सब बटोर के चला जाता था। ऐसा वो ये सब करते थे, और फिर रात को दारू पीते थे। हाँ, ऐसा ये जिंदगी थी मेरी। कभी तो मैं क्या सीखा आपने फिर 16 सालों में? अब मैंने यही सब है, जो हमारे साथ दे रहा है फाइनेंस, जो कर रहा हम लोग साथ में, तो सब भी वो हमारे साथ पीने खाने भी जाते थे, रेड लाइट एरिया में जाते थे, बिजनेस फाइनेंसर थे।
जैसे मैं कलकत्ता में रहने लगा तो वहाँ की लाइफ लोगों की देखी। एक्चुअली जब मैं चेरमी में बिजनेस स्टार्ट किया तो वो लोग कलकत्ता के कुछ बिजनेसमैन लोग वहाँ पर कुछ मशीनें खरीदे थे, उनसे हमारी दोस्ती हो गई। हम कलकत्ता नहीं देखे थे उस समय तक क्या होता है। एक ही बार मैं गया था तो कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पर उन्हें उन लोग का बहुत बड़ा होल्ड था कलकत्ते के अंदर। वो बड़े बड़े बुलडोजर पुरानी मशीनें खरीदते थे। तो 2-3 महीने हम उनके साथ चेरमिरी में रहे और एकदम इतनी दोस्ती हो गई कि प्यार मोहब्बत बढ़ गई। और उनके साथ फिर हम कलकत्ता पहुंच गए। फिर उन्होंने कलकत्ता में हमको सब घुमाया फिर, नया नया जोश था। बोले चलो चलते हैं करके, तो मैंने कहा पिया उसके क्या, बोले चलो। तो मैंने कभी ना कैबरे देखा ना लड़कियों को डांस और ये सब देखा। वो एक जगह लेके गए तो मैंने कहा ये कि तो बाजार लगा था, मतलब वैश्याओं का बाजार लगता है, कम से कम 10,000 वैश्याएँ हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे खड़ी किसी से भी बात कर लो, सबका रेट है। मैंने यार ये सब क्या, बोले अरे यही तो है। अरे मैंने कहा बस फिर तो क्या था, संसार की भोग विलास में लिप्त हो गया मैं उनकी संगति में धीरे धीरे धीरे। फिर तो आज भी उन लोग से हमारे संबंध है। और फिर मैं 10 साल बिजनेस के साथ साथ, बोले यही सब करना पड़ता था, पैसे कमाते। बोले देखो ऑफिसर वो उसको लेके गए थे, उसने देखो ये काम करा लिया। मैंने अच्छा ये सब होता है इसलिए लोग पैसा कमाते। तब समझ में आया कि सिगरेट, शराब, वैश्यावृत्ति, लड़की सप्लाई, ये सब होता। कोल माइन से ऑफिसर कलकत्ते आते थे, उनको लोग ले जाते थे वहाँ और बड़े बड़े काम होते थे। बोले विश्वकर्मा यही तरीका पैसा कमाने। तब मेरी समझ में आई कि लोग पैसा कैसे कमा रहे, जितना गंदा काम करे उतने लोग सुखी, उतने ही पैसा कमाओगे। मतलब गलत लोगों की संगति में आकर हाँ, गलत चीजें सीखी और उनके साथ जाकर वही सब गलत काम किए। शराब पीना, नशेबाजी करना, वैश्यावृत्ति करना। हाँ, सब था। और आप सब खुद भी ये करते थे? हाँ, फिर तो मैं कितनी मेरी जान पहचान हो गई उस रेड लाइट एरिया की, मैं अकेले ही जाता था। अच्छा, खुद अकेले? हाँ, और पहले हम लोग 8-10 लोग जाते थे। कई बार कई लोग तो रात भर रुक भी जाते थे, ऐसे भी ज़िंदगी थी हम लोगों की भी। मैं भी होटलों में रहता था, जब कभी शाम को 6 के बाद सब इकट्ठे हो जाते थे, पीते खाते थे। कोई कैबरे, कोई ऐसा कलकत्ते का कोई कैबरे, बार, ऑर्केस्ट्रा, ये सब नहीं भागे, सब हम लोग छान मारे। और बाद में जाके वहाँ भी जाते थे, नंगा नाच लोग देखते थे। ये सब जिंदगी मेरी थी। इतने पुराने समय पहले ये सब कुछ होता था? हाँ, मैं तो 85 से लेकर के समझ लो 2001 तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई, 95 तक, तब तक मेरा आना जाना था। क्योंकि सोचता था, कभी घर से भी कोई सपोर्ट नहीं था किसी तरह का, ना फाइनेंशियली, ना कोई प्यार मोहब्बत, कुछ नहीं। होटलों में रहना, ट्रेनों में सफ़र करना, शराब पीना, पैसे कमाना, ये ज़िंदगी थी। किसी को मेरे जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं कि ये क्या करे। जो भी खाने पीने के सब दोस्त भाई, सब दुनिया लगी रहती। किसी को मेरे भविष्य की चिंता नहीं थी। और मैं बहुत सोचता था अपनी लाइफ सेटल करूं, परंतु कोई मेरे को, जो भी जिसको भी, सबको मैंने सारे, मतलब 16 साल तक मैं अपनी परेशानी लोगों के साथ शेयर करता रहा। यार ऐसा मैं चाहता नहीं। 6 के बाद एकदम से मेरे को, मतलब बोलना चाहिए कि सवार हो जाता थी, बेगर शराब के मैं नहीं रह सकता था। और सीधा वो वैश्यावृत्ति की आत्मा लगी थी, शराब की आत्मा लगी थी, सीधा पी खा के जब सवेरे होता था मैं नॉर्मल हो जाता था। अरे यार ये क्या हुआ, कल से बंद कर दें, कल से बंद कर। आपको रिग्रेट होता? रोज रिग्रेट होता। दिन भर तो मैं बहुत घूमता था और बहुत बिजनेस करता था, बहुत बड़े बड़े डील कर लेता था। मतलब मैं तो, बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे पीछे थी, मेरे पास कुछ नहीं था, खेली ऑफिस का एक बैग तक, सूटकेस के अंदर पूरा सब चलता था। और कहीं मेरी दुनिया में कोई जमीन जायदाद, मकान, कुछ ऑफिस, कोई स्टाफ नहीं था। मैं एक बार निकलता था टूर में 15-20 दिन में, तो लाखों रुपए का बिजनेस लेकर के मैं कलकत्ते आता था। और लोग पिलाते खिलाते थे, बहुत पैसा कमाता था। पर लोग सब सोचते यार कुछ तो जमा लो। ऐसे करके मैंने देखे, कल देखी जाएगी। मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, किसी का कोई खर्चा, जो अपनी जेब से सब खर्चा किया। और इसके साथ साथ जैसे मैं उनके साथ पहले मझार गया, फिर कोई बंगाली व्यक्ति आया तो उसने मेरा चेहरा देख के कुछ बताया तो उसके फेत में आ गया। बोले तुम परेशान हो, उसने फिर एक अंगूठी पहना दी। ऐसे करके मैं 16 साल तक तन मंदिर, मजार, अंगूठी, वास्तुओं के चक्करों में, और 40 से ज़्यादा मेरे जीवन में हाथ देखने वाले, कुंडली देखने वाले, कंप्यूटर देखने वाले, ग्रह दशा देखने, सबके साथ में गुजर गए। ये सब ज़्यादा मैं करने लगा। ये सब चीज़ कलकत्ते में ज़्यादा होती है। मैंने सुना है कलकत्ता बहुत फेमस है, काला जादू, इनके ये सब मेरे ऊपर में था, सब सवार था। मतलब 6-7 के बाद मेरे को बेचैनी होती थी, दुनियादारी छोड़ करके बस मैं वहाँ जाऊँ, एरिया में जाऊँ, पी खा के वहीं रहूँ। ऐसे करके मेरे जिंदगी टेंशन होता था। और फिर हाथ दिखा रहे, 16 साल तक हाथ दिखाते रहे। शादी के लिए कई बार हाथ देखो, बोलता 20 गुण मिल रहे, अभी शादी में 23 गुण मिल रहे, नहीं अभी 15 गुण मिल रहे हैं। पंडित हाथ दिखा, बोले अभी गिरह लगे आपका। 5 साल तक मैं अपनी शादी के लिए परेशान था कि मैंने यार मैं करूँगा, अपनी जात में ही शादी करूँगा। भली बहुत से लोग मेरे पास आए, बंगाली, उड़िया, मारवाड़ी, और
बोले आप शादी कर लो किससे। मैंने नहीं यार, मैं घर से निकला परंतु गलत काम नहीं, मैं अपनी जात में ही शादी करूँगा। ये जो आप तंत्र मंत्र करते थे, जो अंगूठियां पहनना, मैं यहाँ पहनता था, यहाँ पहनता था, यहाँ पहनता था, कमर में पहनता था, और मेरे घर में 16 साल की मझार की चादरें थी। वो शक्ति कपूर जैसा फिल्मों में दिखाते हाँ हैं। हाँ, सब कुछ वैसा ही था। और सुबह से बढ़िया पूजा पाठ करते थे और शाम को दारू पी के सो जाते थे। ये धार्मिकता मेले चित्रों के समान। ये जो आप तंत्र मंत्र करते थे, जो हाथ वाथ दिखाते थे, कभी उनकी कोई बात सच निकली क्या आपके लिए कि नहीं भैया आप अब शादी होगी, अब तब शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा? नहीं, एक अंधविश्वास टाइप का था, शायद हो जाए। उसने बोल दिया, आश्वासन मिलता था, बाकी शाम को दारू पी के सारा टेंशन खत्म हो जाता था। दिन भर की चक्कर। मैं तो हर तरह के उसके पास में गया। मैं किसने बोला ये, जिसने जो बोला सबकी बातों सुना। सुनी। हाँ, और ये सब सिलसिला 16 साल तक चलता रहा। और इसमें चक्रों में मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ, पैसा बहुत बर्बाद था, पर कोई कुछ नहीं। इवन वैसे लोगों का भी धंधा खराब होता था, बोले कि मेरे लिए भी मैं भी उसका दिखाने गई थी। अब सोचिए, एक वैश्या अपना हाथ दिखाने उसकी दुकान में गया, उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया, 5,000 की अंगूठी पहना दी। ये जब मुझे पता चला, अब मैं वापस बेचने गया तो पता लगा 500 का स्टोन था। और मेरा 5 करोड़ का बिजनेस। तो ऑफिसर लोग बोलते यार क्या बात है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ MP छत्तीसगढ़ स्टेट अलग होने वाला था, तो उसके चक्कर में वो फाइल क्लियर नहीं हो पा रही थी। 5 करोड़ का ऑर्डर भी हमको नहीं मिल पा रहा। तो कई ऑफिसर बोले यार देखो तुम इस करो। उसको ऑफिसर को भी हम एक अंगूठी ला के पहना देते। मैंने सर आप भी पहनो, क्या चक्कर है, फाइल क्यों क्लियर नहीं हो रही है। ये सब उसमें भी ऑफिसर अंधविश्वास में थे। और जब 5 साल हो गए, मतलब मैंने शादी 95 में मेरी मैरिज हुई, फिर जबलपुर वापस आया मैं, और 2.5 साल में जबलपुर में था। मैं करीब समझ लिए कि 12-13 साल के बाद में वापस जबलपुर आया मैं। जबलपुर में लोकल मैरिज हुई मेरी। एक दिन ऐसा टर्निंग पॉइंट आया थी, आज कोई लड़की मिलेगी तो ठीक, नहीं तो इसका फिर मैं वापस अपने पुराने लाइन में किसी वैसे से भी मैं मैरिज कर लूँगा, ऐसा मेरे दिमाग में भी आया। पर उस जबलपुर मैंने कोई देखता नहीं। मैंने आज घर वाले देखो तुमको एक लड़की दिखाते हैं, और वो भी जबलपुर की थी। वहाँ गए, फाइनल हो गई, बातचीत हो गई, परमिशन की योजना प्लानिंग थी। 95 में मेरी मैरिज हुई। उसके बाद में फिर मैं जबलपुर सेटल हुआ, एक ऑफिस खोला, 2.5 साल में वहाँ पर था। परंतु मेरा सारा काम बिलासपुर और कलकत्ते से होता था। और फिर मैंने कहा 1-1.5 साल 2 साल रहने के बाद में परिवार के रीति रिवाज के लिए सब में पैसा भरा। मैंने खुद लड़की देखने से लेके शादी खुद करी अपने पैसे से, किसी का 2 रुपए नहीं लगा। तो आपके घर वालों ने कोई जिसको आप पैसा दे रहे हैं ना, मेरे बड़े भाई ने खुद ही बोल दिया कि हम नहीं जानते, भाई है मेरा, और आपकी लड़की से बात कर लो, कहाँ रखेगा, क्या कमाता, कहाँ ले जाएगा। मैंने बड़ा मुश्किल है। तो सारा पैसा मेरा खर्चा, किसी घर परिवार शादी 1 रुपये नहीं लगाया। फिर भी मैंने कहा बोला जैसे कोई बाहर से, जैसे अभी जयपुर आए शादी करना है तो सारा खर्चा मेरे को उठाना। ऐसा मैं नहीं जानता मेरे जीवन में कोई माँ बाप, भाई बहन या कौन क्या कहलाता है, इसको मैं नहीं जानता। खाली पैसा दुनिया के पास है, पैसा तो सब कुछ है। शादी करने के बाद मैं विदा होकर क्या, तो मेरा बड़ा भाई बोला कि ये सामान अमन उठाओ, घर में भारी हो रहा, जगह नहीं है, क्योंकि पुराना मकान था। तो मैंने बड़ा मुश्किल है यार, किसी तरह तो शादी हुई। उसमें बहुत सी झंझटें हुई, बहुत सी बातें हुई। ये कार्ड ग्रीन कलर का, मैं मझार जाता था, हरा कलर था, हरे कार्ड के कार्ड छपा दिए। बोले नहीं हरा नहीं चलेगा, 250 कार्ड वेस्ट हो गए। मेरे 16 साल के जितने संबंध थे लोगों के, उनको कार्ड नहीं पहुंच पाया। उसने दूसरा कार्ड लिख गए, सब कुछ पोस्ट करना था। बोले नहीं ग्रीन नहीं रहेगा, रेड कलर रहेगा। वो सारे कार्ड कैंसिल हो गए। आज भी दोस्त बोलते हैं तू शादी करी, हमको बुलाया नहीं करके। वो सब बहुत सी परेशानी थी, सामान के, पैसे की। हमारे भैया अभी दोनों ही उसी तरह के थे। तो इस तरह का अलग टॉर्चर था, भयंकर टॉर्चर था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। और कंपनी वालों ने भी 1-1 लाख रुपए हमको एडवांस दे के रखा था कि यार तू शादी करा, किसी हाल से सेटल हो, पैसा तो बहुत कवर, तेरी ज़िंदगी सेटल है। कई ऑफिसर लोग मेरे गुड फेथ में थे कि यार तू शादी करा। तो गए जैसे तैसे बिलासपुर जबलपुर वापस आए, मैरिज हुई। और सोचिए जिस दिन मेरी शादी हुई उसके सेकंड डे मेरी विदाई हुई। और मैं सारा सामान दहेज का मिला था, स्कूटर सारा सामान था। बड़ा भाई सुबेरे बोला इनका सामान इसको खाली करो यहाँ से। तो ऑलरेडी मैंने एक अलग किराए का मकान लिया होता शादी के पहले। तो मैं 1 बजे पूरा सामान उठा करके रख के आया, और शाम को मेरी शादी की पार्टी है, सोचिए। और मैं 3 बजे हलवाई से पूछा तो बोला भैया ये सामान था। ऐसा मेरे को हुआ। फिर भी मैं सोचिए क्या मेरा जीवन रहा होगा। कोई बोलने वाला नहीं, और पूरे परिवार खानदान समाज में उसको कोई बोलने वाला नहीं, यार तुम क्या करते हो। इतने साल में कोई उसने नहीं बोला, पिताजी भी नहीं बोलते, सीधे आदमी थे। ये ऐसा मेरा जीवन था। फिर उसके बाद डिलीवरी हुई, फिर बहुत सी बात हुई, फिर एक बेटा हुआ हमारा, उसमें हमने बहुत पैसा खर्चा किया। फिर बाद में हमने एक ऑफिस भी खोला, वहाँ फिर फेल हो गया जबलपुर में। तो
हमने फिर एक टेंडर डाला 5 करोड़ का बिलासपुर में, और सारे ऑफिसरों ने कमांड किया। और पीलाउडी में भी हमने काफ़ी काम किया, दोनों डिपार्टमेंट हमारे चलते थे। और हम लोग 50, जिस समय भूकंप आया था जबलपुर में, उस समय ना 50 लाख का काम हुआ था। उसके बाद 5-6 लाख रुपये की रिश्वत दे करके बिजनेस को फिर एक और ऑर्डर होना था। भूकंप आ गया तो वो फिर ऑर्डर हुआ नहीं, ऑफिसर का भी ट्रांसफ़र हो गया। और यहाँ एक टेंडर हमने डाला था 5 करोड़ का बिलासपुर में, तो मैंने ये मिल जाएगा और नहीं तो यहाँ से मिल जाएगा। ऑफिसर चीफ इंजीनियर हो गया, बोला विश्वकर्मा चलो रायपुर, यहाँ से मैं ट्रांसफ़र ले लेता हूँ, रायपुर में 1 करोड़ का ऑर्डर दे देंगे। वो फाइल पेंडिंग रहेगी, वो ऑर्डर भी नहीं हुआ। और वहाँ से फिर हम सीधा 96 में सब छोड़ छाड़ के 97 जब भूकंप आया था, एक बेटा और हमारी भाई मिलकर हम बिलासपुर शिफ्ट हो गए। वहाँ फिर पहुँच करके हम 4.5 साल वहाँ थे। फिर एक और बेटी हुई, और वो 5 करोड़ का भी काम नहीं मिला और 1 करोड़ का भी काम नहीं मिला, और MP छत्तीसगढ़ अलग हो गया। और हम बहुत परेशान हो, जो कुछ कमाए थे धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। इवन डिपार्टमेंट के ऑफिसर और लोग सब बोले विश्वकर्मा खर्चा कैसे चलता है। तो मैंने कल होगा करते करते तो किसी को हाथ दिखाया तो बोलता है मकान ठीक नहीं, को बोलता है दिशा ठीक नहीं, बोले समय ख़राब है। ये पूरब दिशा मैंने ऐसे 4.5 साल में 5 मकान बदल लिए, अंगूठी पहन लिए, लाखों करोड़ों पे सब बर्बाद कर दिया उसमें। उसके बाद भी कोई रिश्ता निकला नहीं, तो लास्ट में हमने बोला अब क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं, जो कुछ ख़त्म हो गया। कुछ घर का सामान बेच बाच करके हम वापस जबलपुर में आ गए। उसमें हमारे 2 बच्चे और मेरी वाइफ, चारों लोग, हमें जबलपुर वापस आ गया। अब जबलपुर वापस जाने के लिए किसी जोशी ने बोला अब आपका यहाँ से दाना पानी ख़त्म हो गया, वो अपने वापस गाँव जाओ। तो हमने कहा देखते हैं। फिर मैंने जबलपुर वापस आया तो किराए का मकान देखा, 5 मकान वहाँ बदल लिए थे। और फिर यहाँ पर आए तो मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर की क्या योजना थी। मतलब ये ज्योतिषियों के चक्कर में और इन सब चीज़ों के बारे में, टोने टोटकों के मामले में आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाया। मेहनत का पैसा बर्बाद हो गया, एक तो वैश्यावृत्ति में ख़त्म हो गया और एक ये तंत्र मंजर मगा ढूठी में। अच्छा, कोई इसमें ना ही नहीं करता था। और किसी को बताओ ना हम वहाँ जाते, कोई खुद भी तैयार रहता था। वाह यार बोले, सारा ऑफिसर 16 साल से सब बातें सुनता था, वहाँ कैसा होता, वो कैसा, ये सब में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। आज मैं परमेश्वर अगर बताता हूँ, बोले अरे यार तुम ऐसा ही बन गए, बताओ गलत चीज़ें में पूरी दुनिया इंटरेस्ट है। इस संसार में जितना गंदा, जितना बुरा आप काम करो उतने सुखी हो, उतने लोग पैसे के, क्योंकि सारा काम शैतान के चुंगल में है। पर सच्चाई पे वो कोई नहीं आएगा। मैंने तो बहुत बड़े बिजनेसमैनों की ज़िंदगी को देखा, अधिकारियों को देखा, और बहुत गहराई से उनकी डीप में तक मैं गया। इवन वैसे जो आज कलकत्ता जो है एशिया का बिगेस्ट वो है, और उनके पुश्तनी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी यही काम करते हैं। उनकी बहुत गहराई से हमने स्टडी करी। मैंने यार ये लोग का क्या जीवन है करके, हाँ, और इस तरह करके हम लोग लिपते थे। कभी आपको नहीं लगता था कि मैं वैश्या के साथ सोता हूँ और उनके साथ रहता हूँ, ये गलत है, या कभी कुछ ऐसी बातें कभी नहीं? ना, कुछ नहीं। वहाँ बस वो प्यार के चक्कर में, मोहब्बत में जो खिला दे पिला दे, दोस्त भाई खानदान परिवार समाज का, उसके पैसे उड़ा देते, सब सही लगता था, सब सही लगता था, ऐसी ज़िंदगी था। पर किसी को मैंने मतलब किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को बुरा नहीं किया, कभी जीवन में किसी को मैंने मारा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करी, कोई गाली गलों का जो था वो सब चलता था। और ये सब लोगों का व्यवहार अच्छा होता था, बुरा? सभी सारे ग्रुप वाले सब वही पर, कोई मना नहीं करता था, सब अच्छे से, सारे अधिकारी, सारे कंपनी वाले, जिसको देखो मैंने तो अग्रवाल मारवाड़ी सब, वो अरे बोले हम भी जाते हैं, बोले अरे मैंने कहा जिसको देखो वही इसमें। मैंने यार ये तो कोई बोल रहा है, मैं 12 साल कलकत्ता में था, किसी ने नहीं टोका, कभी किसी ने नहीं, ना, सब जाते वहाँ पर और लोग निकलते नॉर्मली जैसे रहते हैं। मैंने यार ये, और ऐसा जगह वहाँ कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है। इवन फैमिली वाले भी कहीं रहते हैं वहाँ पर, ऐसा उस एरिया का है, कोई किसी को मतलब नहीं, तो कोई टेंशन नहीं। या तो अभी सोचे कोई देख लेना, कोई बात नहीं, बोले सब जाते थे। ऐसी ज़िंदगी थी वहाँ पर, और मैंने सब जाते। फिर क्या, सही बात, ठीक है। जब फेलोशिप ऐसी थी, फिर बाद में सब ये करने के बाद में मैं शादी हुई, बच्चे से मैं बिलासपुर रह गया, और बिलासपुर में रहने के बाद में फिर वो वापस में जबलपुर आया। मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट अभी आया। ये सब करने के बाद मैंने अभी ये 5 करोड़ का बिजनेस कब मिलेगा मालूम नहीं। MP छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए, पावर्स ख़त्म हो गए, ऑफिशियल पावर्स ख़त्म हो गए। जहाँ 5 करोड़ के ऑर्डर में 75 लाख बांटना था, 25-25 लाख मैं ही बचा लेता, उसमें 50 लाख ऑफिसरों को बांटना था। वो भी टकटकी लगाए देख रहे थे कब ऑर्डर हो तो मेरे को मिले। उस ज़माने में, आज मतलब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो सब खत्म हो गया। उन लोग की तो नौकरियाँ थी, बोले हमारी तो नौकरी है, और मैं केवल उसी भरोसे था और कोई दूसरा काम नहीं था।
इस दौरान एक जोशी ने बोल दिया यार आपको लोहा बहुत भारी हो रहा, पीतल का काम करो। अच्छा। तो मुझे आइडिया था, बोले आप क्या कर सकते हो? मैं मुरादाबाद के 100 पीस का बिजनेस मैंने किया, उसका मुझे आइडिया। तो बोले ठीक है। तो मैंने बिलासपुर में मेरा जहाँ रहता था डबल बेडरूम फ्लैट था, फिर बिजनेस बदल दिया। फिर हमने 1 साल ब्रास का भी काम किया। बोले वो तो चलता कब मिलेगा, परंतु मैंने बिलासपुर में ब्रास आइटम का काम, वो मेरे कम से कम 120 कस्टमर हैं। जितने पैसे बिजनेसमैन, पैसे वाले, डॉक्टर्स, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस वाले, जितने पैसे वाले लोग हैं सबको मैं सप्लाई करता था। और मतलब डॉक्टर बस आपको जाने में तो 2 घंटे लगेगा, लाइन लगाने हम जाते थे तुरंत वो घर में पूरा बैठ के 100 पीसेस देखता था, क्योंकि लोकली हम वहीं पर थे। बहुत बेचा, उसको बिजनेस 1 साल चला, फिर वो भी बंद हो गया। फिर एक बार चाइनीज़ वास्तु वाला मिला, फिर हमने 1 साल बिजनेस किया, सोचा 5 करोड़ का ऑर्डर मिल जाएगा, फिर हम बंद कर देंगे। फिर एक चाइनीज़ वास्तु वाला मिला, मैंने यार देखो क्या दिक्कत है, उसने कुछ मुझे चावल लिए, ऐसा खींचा कुछ कांच की स्टिक से तो पीला हो गया। मैंने इसके पास कुछ पावर है करके, अच्छा, तो बोला आपका घर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। मैंने ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे पूरा जीवन के बारे में सब बता देते थे हम लोग, कैसा कैसा है क्या है, और टेंशन रहता है, और ये मिला नहीं। बोला आप काम करो, वास्तु का काम करो। 1 महीने उसके चक्कर में भी हम थे, चाइनीज वास्तु के चक्कर में। अब तक उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, हाँ, अब आपको बेवकूफ़ी के लिए पार्टनर बना लिया कि अब आप दुनिया को बेवकूफ़ बना। हाँ, बोले ये सब आइटम बेचो, मेरे साथ आप कंसल्टिंग करना सीखो। ये पहले उसने मुझे भी 500-700 का सामान बेचा। बोले आपका ये जो घड़ी है गलत लगी, इसको यहाँ लगाओ। हमको क्या, तो घड़ी तो वैसी चलती है। फिर बोले अग्नि का स्थान है, ये दरवाजा पूरब दिशा में नहीं है, इसलिए आपका काम नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा तो किराए के मकान में इसको तोड़ के हाथ, बोले इसका एक स्टिकर लगा, इसका दोष खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये घड़ी यहीं, हाँ स्टिकर लगा देते तो 25 रुपये का स्टिकर होता है। मैंने यार पैसा भी नहीं बचता, तो बोले 3 सिक्के जेब में डाल लो। वो 15 रुपये के सिक्के होते थे, 150 रुपये का हमको दिया उसने। फिर बोले घर में लॉकर भी है ना, तो रहते ही लॉकर, जनरल सी बात है। बोले उसमें पैसा ही बचेगा, एक सिक्का वहाँ डाल दो। बीवी पैसे बहुत खर्चा करते, एक सिक्का वहाँ 450 रुपये के 3 सिक्के दे दिए। और मुश्किल से बाद में पता लगा 15 रुपये का सिक्का, 150 का। और बोले आप एक मैंने ये भी करके देखा। फिर बोले इसको बेचो। अब मेरे 150 का मैं लेता था, 200 का किसी को कोई मिलता था। बोले यार परेशानी विश्वकर्मा, ये होटल मोल कई पहचान के लोग मिलते थे। तो मैंने तुम एक सिक्का रखो, तो उसको मैं 200 में बेच देता था, 150 रुपये उसको देता था। अच्छा। 1 महीने। और कुछ आइटम ऐसे थे, 5-7 हज़ार आइटम थे। एक ऐसा ये जैसे ट्री रखा ना, ऐसा आजकल तार में बंधा स्टोन लगे रहते हैं, वो इसको रखने से घर में समृद्धि और शांति रहती है। उसके घर में आता शांति अशांति मची हुई है। बोले 150 का, 200 का, 250 का। तो मेरे को जो भी कांटेक्ट में आते थे, मैं भी उनको मतलब मैंने यार ये खरीद लो, तुम्हारे घर में शांति है, ठीक हो, ले लेता था 250 का, तो उसको 50 रुपये रखते थे। ये हमने सीखा। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला एक अपन सेल लगाते हैं। अच्छा। कोरबा में चाइनीज फैंसी वास्तु सेल। तो 3 दिन हमने सेल लगाई वहाँ पर, और करीब 10-12 हज़ार आइटम थी। और वो बहुत सस्ते आइटम थे। 15,000 का सामान 60,000 में 3 दिन में बेचा। अच्छा। और जो भी आता था बोले उसको सिद्ध करके, काय का सिद्ध कुछ नहीं, नहाते धोते कुछ नहीं करते, शाम को दारू पी के सो जाते, ना भी टाइम नहीं पूजा पाठ करने का। अच्छा। लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। तो एक लेडीज आकर के आई, बोले कि ये आप सिक्का आप 150 का दे रहे हैं, ये तो 15 रुपये का बॉम्बे मिलता है ऐसी। बोले वो सिद्ध नहीं, ये सिद्ध हैगा। अच्छा। अरे मैंने कहा, बोले देखो बेंसो, बोला यार आप ऐसे करें। बोले विश्वकर्मा जी देखो, पैसे कमाना है ना, सिद्ध शब्द एक है, जो भी आइटम बोले सिद्ध हैगा करके, ये सिद्ध है तो ले जाएगा। लेगा चल के। ऐसे अंधविश्वास में थे। तो मतलब 3 दिन में सेल लगाई और बोले कि आप देखो ये बिजनेस आप करो आधे में। अच्छा। ये गाड़ी रही, ये सामान भरो और आप सेल लगाओ और बेचना, और आधा पैसा आपका और आधा हमारा रहेगा प्रॉफिट का। तो मैंने अच्छा चलो उसको वो भी करके देखा। फिर लास्ट मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा ये सब नहीं होगा। फिर बाद में फिर एक जोशी के पास गया, जो सबसे सस्ता 10 रुपये लेता था, फुटपाथ पे बैठता था। बोले इसके पास बड़ी बड़ी लाल बत्ती वाले लोग आते हैं। मैंने यार देखो क्या चक्कर है गए शहर में। बोले सर आपका दाना पानी ख़त्म हो गया। अच्छा। हाँ, अब आप अपने गाँव जाओ। और मेरे को बहुत परेशान था। फिर मैंने सारा सामान बटोरा और वापस सब कुछ बटोर के, और पैसे भी ख़त्म हो गए। एक अलमारी बेची, कुछ कर्जा था ले दे करके वापस मैं अपने शहर आ गया। तो जोशी के कहने, उसके जोशी के कहने पर। अच्छा। और ये सब परेशानियां भी थी। उसके बाद में किराए का मकान देखा, पूरे शहर में नहीं मिला, तो एक मिशन कंपाउंड में एक किराए का मकान मिला।
वो मिशन का मैं नहीं जानता था क्रिश्चियन लोग थे क्या, तो उनके हस्बैंड जो थे पीडब्ल्यूडी में सर्विस करते आपको थे। पता नहीं था मिशन कंपाउंड क्या है? ना कुछ नहीं जानता मैं। लैब में कभी ना चर्च गया ना ट्रैक्स में, तो क्रिश्चियन लोग को जानता था। रोमन कैथलिक मेरे साथ में थे 10 साल तक, क्योंकि मैं खुद कलकत्ता में 12 साल था। तो मेरा जो मैनेजर था वो रोमन कैथलिक था। वो डेली मेरे साथ बैठ के शराब पीता था। अच्छा। और जिस दिन क्रिसमस होता था तो उसके घर हम शराब पीने जाते। बोले सर आज क्रिसमस प्लीज कम माई होम, तो क्रिसमस शराब पीने के लिए होती है? हाँ, अब मैं तो ये सोचता था। और अच्छा। हम लोग जा रहे हैं आज क्रिसमस है, चलो बारों में चलते, वहाँ डांस देखेंगे, दारू पियेंगे, ये सब क्रिसमस, यही मैं समझता वो था। ऐसा सिखाते थे? हाँ। और मैं ऑफिसों में भी जाते तो ऑफिस में कभी किसी ने मुझे कि बाइबल या फटा कागज या प्रार्थना नहीं जानते। अरे बोले सर आज क्रिसमस है, आप कहाँ बैग लेके आ गए, आज छुट्टी करो, बैग रखो, चलो घर। बोले सुबह 11 से दारू पीना चालू हो गया। कोई स्टैंडो है, कोई कुछ है, यही सब था। तो मैं नहीं जानता था, कभी किसी ने बताया भी नहीं मेरे को। और ये सब ज़िंदगी थी मेरी। और वापस मैं जब यहाँ पर आया मिशन कंपाउंड में, तो जिसका किराए का मकान था, मैंने पूछा आप क्या करते हो? बोला मैं पीडब्ल्यूडी में सर्विस करता हूँ। मैंने कहा कोई विश्वकर्मा नाम के आदमी को जानते हो, कलकत्ता से आता था? बोला हाँ। मैं वही हूँ। ऐसी साहब को जानते, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर राय साहब, मेरे साथ दारू पीता था। राय साहब 7-8 साल तक लाखों रुपए उसको दिए हमने ने। मैंने, वो हमारे दोस्त थे। अरे बोले सर मैं तो बाबू आदमी, आप मकान ले लो मेरा। आप कहाँ पर, आप ऐसी की बात करें, मैं तो बाबू आदमी, भैया आप ले लो मकान, कोई बात नहीं, जो देना। ऐसा प्रभु ने इंतजाम। मैंने चलो यार ठीक है। बोला आप सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर? मैंने बोला आपको तो पूरा एमपी जानता है। मैंने हाँ पूरा, हम तो स्पेयर पार्ट सप्लाई करते थे, अभी थोड़ा वाइंड अप होगा। उसको मैंने नहीं बताया क्या चक्कर रहेगा। बोले आप ले लीजिए। तो प्रभु के योजना के अनुसार वो मकान मिल गया 2100 रुपये। मैंने कहा ठीक है, देखे गया। 1 महीने के बाद मैं वापस जबलपुर सामान लेके वहाँ शिफ्ट हो गया। और 15 दिन हुए थे मेरे को वहाँ पर। मेरा साला था, वो मंदिर जा रहा था। वही मंदिर, मतलब देवी के मंदिर जा रहा था। सुबह तैयारी थी उसकी, रात को जाके कुएं में गिर गया। अच्छा। वो बदमाश भी था। मैं से तलवार ऐसे रखता था, ऐसे खींच के निकाल देता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी जो ससुराल है ना, वो जॉइंट फैमिली की है। सब टेंट वेंट का काम है। और मेरा खुद ससुर जो है सटोरिया था, अब तो बंद कर दिया था। और सट्टा चलता था, नोट बोरों से चिल्लर कनस्तर में रखते थे। और कुल मिला के उनके भाई साहब भतीजे मिलाकर 36 लोग की जॉइंट फैमिली थी। ऐसी मेरी ससुराल थी। और शहर में दबंग थे, शहर के सारे गुंडे लोगों की। हाँ, गुंडे बदमाश सारे। चाहता हूँ आप हाँ, बोलने के लिए। नहीं बिल्कुल सब। और उनके यहाँ तो एक चाचा ससुर का मर्डर भी हुआ था। उन लोग के लिए आना जाना फ्री था और खाना भी फ्री था। आना जाना मतलब कहाँ? मतलब जेल आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा? हाँ, बच्चे बोलते थे फूफा जी ये लोग जा रहे हैं ना, बस वहाँ फ्राई चावल की दिक्कत है थोड़ा सा। अच्छा। नहीं मिलता, आना जाने कोई तो आते जाते रहते। उनके लिए कोई बड़ी, जेल बगल में ही था वहाँ पर। अच्छा। हाँ, पुलिस लाइन में ससुराल थी मेरी। सारे पुलिस वाले जानते थे। किसी ने कुछ झगड़ा किया, बोले चलो मैं चलता हूँ करके। बोले पहली बार जा रहा है, इसको आइडिया नहीं हैगा। तो मैंने यार तुम लोग तो ऐसा जाते। अरे बोले साहब यही सब मैं भी चाहता, ठीक है। इसीलिए आसानी से शादी भी हो गई। 18 साले थे मेरे। अच्छा। चचा भतीजे के मिला के 7 तो सगे मेरे साले। अच्छा। और उनके चाचा के भतीजे मिला के 18 साले थे। ओहो। और जब मैं जाता हूँ सबसे बड़ा मेरा ससुर था। अच्छा। तो सब वापस करके मैं जबलपुर आ गया। उन लोग को सबको मालूम था कि इन्होंने इंडिपेंडेंट होकर के अपनी शादी करी, अपने बल पे 20 साल की उम्र से चले। पूरा खानदान, परिवार, समाज आज भी मुझे जानता है कि वो लड़का जो निकला किसी के भरोसे नहीं है। ये बात मायने वाली बात है। मैंने 1 रुपये कभी लेके नहीं निकला। और शादी वापस आया तो उन्हें पूछा क्या होगा, कैसी बात हो। वहाँ मकान में आया तो 15, फिर वो साला ख़त्म हो गया। तो मेरी वाइफ बोली क्या है, देवी रक्षा करेगी। उसका भी दिमाग हट गया। ऐसे करके फिर उसका दिन पानी तेरे। तो 1 महीना हमारा पैसे गुजर गया। उसी परेशानी में आए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग परेशान हुए, उस मकान में रहे। तो उनसे फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। जो मकान मालकिन थी, हम नहीं जानते थे। मैंने कोई आपके पहचान में कोई, जैसा हम लोग हाथ दिखाते थे, मैंने कोई अच्छा कोई हाथ देखने वाला है क्या? बोले नहीं, हमारे ऐसा कोई हाथ देख ले, पर हम आपको एक जगह ले चलेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा आपने उनसे पूछा कि हाँ, जो हाथ दिखाने के, क्योंकि हाँ, आप किसी हाथ दिखाने वाले को ढूंढ रहे थे। हाँ। नहीं, मैं एक्चुअली परेशान हो गया 1 महीने में। एक तो बिजनेस वाइंड अप हुआ और यह साला खत्म हो गया। अब इनकी पंचायत करो, 15 दिन 13 दिन पानी होता था। तो मैं परेशान। फिर उनको हमने पूछा तो बोले हम आपको एक जगह ले चलेंगे। अच्छा। तो 10-12 दिन होगा। उसके बाद मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया 2 नवंबर 2001 को। क्या बात है, तारीख याद है आपको? हाँ बिल्कुल, मेरे को याद है। तो उस दिन फ्राइडे था। बोले चलिए अब विश्वकर्मा जी आज हम आपको ले चलते हैं। हमने चलो। मैं सोचा कोई तंत्रमंत बाबा मजार। बोले एक है, वो 30 क्लास पास है, बिल्टी में, वो कुजूर खान सामा थे। एक बदर कुजूर करके हमारे यहाँ मीटिंग होती है और चंगाई सभा भी होती है। उनको गिफ्ट है ये। मैं नहीं जानता था पर उनको। तो पर उस दिन वो मुझे लेके गई वहाँ। तो मैं सोचा कि कुछ लेके चलते हैं, कुछ तो लेके जाएंगे करके।
तो बोले नहीं कुछ लेके नहीं जाना। तो मैं सोचा कुछ तो यार ऐसे किसी क्या, खाली आज तक तो मैं जहाँ भी गया कुछ न नारियल अगरबत्ती चादर कुमड़ा मिठाई चिरौंजी फूल माला कुछ तो लेके जाते थे। ठीक है। तो वो बोले कि नहीं नहीं कुछ लेके। तो उस दिन कब्रिस्तान का मेला था, अच्छा। सोल डे कहलाता है, 2 नवंबर को। हम्म। तो वो लोग ऑटो में गए और मैं स्कूटर में गया। तो जाते जाते मैं उनका ऑटो खिसक गया आगे और मेरी लाइट गोल हो गई स्कूटर की। रात का समय था, अंधेरा हो गया था। तो वो जिस रास्ते में जा रहे थे हम लोग उसमें कब्रिस्तान पड़ता है। तो वहाँ रास्ते में वहाँ उस कब्रिस्तान में 20,000 लोग जाते हैं। अच्छा। वो तो आज मुझे माला पहले नहीं जानता था। तो रास्ते में लोग माला लेके खड़े हुए थे। मैंने एक ऑटो के उसमें 2 लेडीज़ थी। बोले भैया यहाँ तो बहुत सारे ऑटो हैं, सब आ रहे कौन के। मैंने यार बड़ा मुश्किल। तो उस दिन शैतान मुझे रोक रहा था कि आगे पीछे में 2-3 बार आगे पीछे हुआ। मैंने यार जाने दो, अब पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे इसको। फिर मैंने एक से पूछा यार यहाँ कोई है जहाँ तक देखने वाला कुछ। बोले नहीं नहीं। फिर किसी तरह से मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ पहली बार क्रॉस देखा, नज़र गई और हालेलुया सुना। तो मैंने ये, और पहली बार जब फिर वो मिल गए वहाँ पर, मैंने यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरी बिल्कुल जमीन ही खिसक गई कि यार ये हालेलुया और ये सब क्या चक्र, ये तो हमने कभी देखा नहीं। यहाँ कोई नारियल अगरबत्ती वाला कोई कुछ है भी नहीं, ये क्या। मैं चुपचाप जाके वहाँ बैठ बोले विश्वकर्मा जी आइए, बैठे। तो वो भविष्यवाणी कर रहा था, खड़े तुम्हारी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा। ठीक हो गया। मैंने अरे तुम इसको मालूम था क्या। मैंने अगल वाले से पूछा, मैंने यार ये जो बोल रहे हैं, बोले भविष्यवाणी हो रही थी। मैंने यार मेरे लिए बोलेगा तुम्हारा 5 करोड़ का बिजनेस मिल जाएगा। मैं इस तक टकी में लगा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। अभी 5 करोड़ में आप वहाँ उसी में अटका था। मैंने किस तरह से पता तो चल जाए क्या करना है क्या नहीं करना। वो प्रचार कर रहे थे कि आज देखो 2 नवंबर है और ईसाई लोग जो परमेश्वर जिंदा है उसको मुर्दों के अंदर कब्रिस्तान में ढूंढ रहे हैं। यदि इसी तरह से हिंदुओं को एक डेट फिक्स कर दी जाए तो पूरे शहर में एक दिन भीड़ लग जाएगी। तो मैंने यार जिंदा परमेश्वर, उसको मूर्ति कब्रों में ढूंढ रहे हैं, जिंदा परमेश्वर है। वो मेरी बात समझ में आई कि मूर्ति पूजा जो है गलत है करके। मैंने जो परमेश्वर जो जिंदा है उसकी मूर्ति पूजा, वो बात समझ में आई। वहाँ मैंने जो चिन्ह चमत्कार सब देखे तो मैं एकदम सन्नाटे में आ गया। मैंने कभी ऐसा सुना, वो पवित्र आत्मा का जो मोमेंट रहा होगा वहाँ पर। वहाँ से फिर मैं रात को 10:30 बजे वापस आया। आपको जो अकेले गया। आप जो ढूंढने गए थे, पूछने गए थे, हाँ, हाथ देखने कुछ मेरे को महसूस हुआ नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिला। तो वो बोले प्रार्थना करते हैं यहाँ पर। तूने भी प्रार्थना करी। तो मैं सोचा, मैंने तो कुछ हमको बताया तो नहीं। बोले आप आते रहो, 2-3 बार आना, फिर वो आपको बताएंगे। तो मैंने चलो ठीक है, एक बार तो हम आ गए। पर एक बात समझ में आ गई कि जो कुछ हमने किया हमारे अंदर रिकॉर्ड हैगा। और हम सुबह से अगरबत्ती घुमा रहे हैं और शाम को दारू पी रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से मालूम है। जब मैं शादी कराने का तो कभी पंडित नहीं बोलता कि इसके लड़का दारू खोर है, 10 साल से हैवी ड्रिंक का। नहीं, 23 गुण नहीं मिला, 26 गुण मिल रहे हैं। हाँ शादी कर दो। अरे गुण तो मेरे को मालूम है कितने गुण मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा वो सब कुछ जानती है। तो वो दिन था और उसके बाद में वापस मैं अकेले ही गया था, वाईफाई को नहीं लेके गया था। हिंदू में सबसे क्या पहले आदमी चतुर होता, वो औरतें कुछ नहीं होते। तुमको कोई पहले हम जाएंगे, पुरुष प्रधान है, देश ही पुरुष प्रधान है। तो उस चक्कर में हम गए। फिर उसके बाद 2nd डे से मैंने सब कुछ बंद कर दिया। मेरे घर में मैं अंगूठियाँ पहनता था, पूजा पाठ करता, सब जो चीज़ें थी सब कुछ हमने स्टॉप कर दी। और ये बात 2 नवंबर 2001 की थी। वो टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया। यानी एक मीटिंग में जाने सब कुछ बंद हो गया। अब 14 तारीख 15 तारीख के करीब उस समय दिवाली थी। तो जो मैं ब्रास का काम करता था, कुछ पैसा लेना था बिलासपुर में, तो छोड़ छाड़ के आया था। फिर मैंने लोगों को फ़ोन किया, मेरी दिवाली है, मैं 1 दिन के लिए आ रहा हूँ, मेरा सारा पेमेंट दे देना जिसके पास बाकी था। तो मैं 8 दिन तो मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया और मैं 10 तारीख को बिलासपुर पहुँचा। तो इस बिजनेस के दौरान मैंने एक क्रिश्चियन फैमिली को एक यीशु मसीह पर लटका हुआ पीतल का क्रॉस बेचा था। उनसे 400 रुपये लेने थे, किसी से 2000, किसी से 5000, किसी ऐसे करके। मैं जिसके पास भी गया सबने मना कर दिया। मैंने यार दिवाली पैसा नहीं, मैं 400 रुपये मेरी जेब में थे और मैं ट्रेन से गया था। 400 रुपये मुझे बहुत पर सब ना ही कर दे, बहुत चक्कर, 2-3 घंटे पास। बोले अभी दे रहा है, अभी 1 घंटे बाद आओ, अभी बैंक के जा रहे। फिर मैं वो आंटी के पास गया। मैंने आंटी वो 400 रुपये चाहिए, उन्हें उठा करके वो यीशु मसीह लड़का क्रॉस वापस ला के दे दिया। अच्छा। बोले हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, 5000 तो हमारा इसमें लग गया और हम नई कार खरीदी है। तो मैंने कहा 2 महीने बाद मुझे वापस कर रहे हो, मैं जबलपुर चला गया, आपको मालूम है। तो बोले मैंने एक काम करो, आप 200 रुपये मेरे को दे दो और 200 रुपये बाद में दे देना। बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने मेरे ये एड्रेस ये रहा, मनी ऑर्डर मेरे को 200 भेज देना। तो 200 रुपये रख के मैं वहाँ से आया। एक जन के पास और गया
उसने भी, मैंने यार बोले आप पेमेंट्स नहीं है, मैंने यार कम से कम 200 रुपये तो दो, 400 जाने का टिकट है, तो उसने भी 200 दिए, 200 400 रुपये मिले। जो इस क्रॉस जो मैंने बेचा था, मुझे नहीं मालूम था ये जो क्रूज़ पर लटका क्रॉस है मुझे शाम को जिंदा मिल जाएगा। ओहो। उसके बाद में 2-3 घंटे घूमने के बाद में 12 बजे फिर मैं अगेन उसी जोशी के चक्कर में गया बिलासपुर, जिसके चक्कर मैंने 4-5 मकान बदले, 4.5 साल था। वो बोला, मैंने यार बहुत परेशान हो गए, वो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो वो बोला कि आप एक काम करो, इसका में सब कुछ आपने करके देख ले इतने सालों से, यू बिकम एस्ट्रोलॉजिस्ट। अच्छा, आप जोशी बन जाओ, बोले बढ़िया आपका चेहरा रहा है और आपको सब आता है, कोई बात ही बात नहीं है, और आप टैकल कर लोगे। बोले आप एक जोशी बन जाओ, SK विश्वकर्मा ज्योतिष, हाथ देखने वाला, और पेपर में दे देना और घर में बाहर लिख देना। ओके। मैंने और कोई रास्ता नहीं है क्या? बोले नहीं, एक ही रास्ता है। देखो पहले मैं MR था, उसने अपनी पोल खोल दी, शैतान ने सारी पोल खोल दी। बोले मैं देखो MR था मेडिकल में, फिर सेल्समैन हुआ, टूर करता था, बहुत परेशान हो गया, 1 साल गया बेंगलोर में, हाथ देखने काम सीखा, बढ़िया चल रहा है, और किसी कोई मतलब नहीं, पैसा काटते 200 लेना, 150 मेरे को भेज देना, 50 रुपये रख लेना, दिन में 10 आदमी आए, 500 कहीं नहीं गए, और किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। और मेरा कोई ज़्यादा 500, 1000, 2000, कोई मंगली भारी है, किसी का ही चक्कर है तो उसका वो देखना, बाकी परेशानी में ध्यान मत देने, तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। और स्टोन में तुमको आइडिया है, बोले 250 का स्टोन 2500 बिकता है, 4 स्टोन पकड़ा दे 10,000 के, कितने का, उसमें 25% कमीशन अलग मिलेगा। तो मैंने कहा यार ये तो सब ठीक है, केवल जूता पढ़ने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं अब शहर है मुझे। बोले यार डर गए तुम? बोले कुछ नहीं करना, बोलना हम तो उनके एजेंट हैं, हमसे कुछ नहीं करते, हम आप डिटेल दे दो हमको, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा कैसे, और लिफाफा पैक करके आप बिलासपुर भेज। मैंने बोला हम तो यहाँ पर एजेंट हैं, हमको कुछ नहीं, आपका प्रेडिक्शन लिख के दो, हम बिलासपुर भेजे, 1 हफ्ते बाद आपका भविष्य आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ये बात तो समझ में आती है। फिर भी मैंने कहा था चलो ये भी करके देखेंगे, मतलब बेवकूफ़ बनाने का एजेंट। हाँ, तो मैंने कहा बेवकूफ़ बनाने का एजेंट, तो उसने पूरी पोल खोल दी। मैं उसको ये नहीं बोला कि 16 साल से मैं भी इस तरह बेवकूफ़ बन रहा था। हाँ, स्टोन मैंने ही आपने ही पहनाया और पैसे लिए, पर मैंने यार क्या करूँ, मरता क्या ना करता, परेशानी थी। तो मैंने ये जो रास्ता बता रहा, चलो ये भी, मेरा दिमाग तो इतना गर्म हो गया था मैं उसको गोली मार देता करके। जबलपुर के सारे लोग गर्म मिजाज होते, गुंडों का शहर कहलाता। आज भी नेहरू जी बोल के गए थे कि जबलपुर गुंडों का शहर है। अभी भी शहर में यदि आपने किसी दोस्त से 3 बात करी तो वो आपको जवाब दे देगा। अगर मैं बोल देता तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते। आपने बोला है तो मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा, मेरे बोला। ऐसा था। तो मैं वहां से निकला और सिगरेट भी पीता था मैं। क्या चीज? सिगरेट पीता अच्छा, था। हाँ। पैकेट और माचिस रहते थे। मैं वहां से उसके चैम्बर से निकला, फिर मेरे बोले यार किस्मत खराब है, कोई रास्ता नहीं, अब यही रास्ता है। तो मैंने चलो ये भी काम करके देखेंगे। मैं 12 से 2:30 बजे तक बिलासपुर में बैठे बैठे सोच रहा था कि मैंने जीवन में क्या किया। पूरे जीवन की उस समय तक की सारी पिक्चर मेरे सामने आने लगी। 2:30 बजा तो मैंने और मेरा किस्मत ख़राब है, अब कोई रास्ता नहीं है, सुसाइड करो, अब कोई रास्ता नहीं, अब क्या करेंगी ज़िंदगी में, सब अच्छा बुरा सब करके देख ले, और इससे और क्या काम बाकी रह गया सिवा चोरी चमारी गुंडा बदमाशी चीटिंग बात धोखा फरेब, इसी में दुनिया पैसा कमा रही है और वो हमसे हो नहीं सकता हैगा। तो ये मैं सोचा कि यार ये 8 दिन से हमने कोई पूजा पाठ नहीं किया और ये मकान मालिक हमको मीटिंग में ले गई थी, तो गलत तो नहीं होगी। पर मैंने यार उस शैतान एकदम उस समय शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाती और मैं डिप्रेशन में आ गया। बैठे बैठे सोचने लगा कि यार मैं इतना स्ट्रगल किया और आज मेरे को क्या हो रहा है, मैं इतनी सामर्थ्य नहीं क्या। पर मैंने अपने आप को इस तरह से संभाला हालत से कि मैंने प्रभु में किसी हालत से मैं नहीं जानता था, तो उसमें तो मज़ार जाते थे, वाह वाह करते थे। मैं किसी तरह जबलपुर पहुंच जाऊं, अब आगे क्या करना है मैं देखिए, क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है, अब मुझे जीवन में क्या करना सोचा जाएगा। तो मैं अब सब चीज़ों को लॉक किया, अपने माइंड को लॉक किया और अपने आप को संभाला और मैं वापस बिलासपुर से उसी दिन रात को मैं जबलपुर आ रहा था। आपने आत्महत्या के बारे में सोचा? बिल्कुल, और हो भी जाता। इस गवाही को थोड़ी देर के लिए यहाँ रोकूंगा और ये गवाही जो है कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। काफ़ी लंबी हो चुकी है, चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी हैं, गंभीर हैं, मैं उसके बारे में बात ज़रूर करूँगा। तो प्रभु की स्तुति है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए रुकेंगे, अगले वीक में सेम टाइम आप इस गवाही को सुनेंगे। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो, संगति करें। मैं हमेशा बोलता नहीं हूँ लेकिन आज मैं बोलूँगा, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को अच्छी रीति से देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आपको अगले सप्ताह इस गवाही को पूरा सुनना है। आप ज़रूर आइए। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष करे आप सबके जीवन में। यदि आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए तो अपने हाथ को बढ़ाकर आप अपने
अपने दान, अपने ऑफरिंग्स आप हमें भेज सकते हैं नीचे लिखे नंबर्स पर, या फ़ोन पे, गूगल पे है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, सिर्फ मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। जैसे ही समय मिलेगा मैं खुद रिप्लाई करूँगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए। बाकी आपके लिए प्रभु की आशीष है बहुत आयत से होती रहे, मेरी प्रार्थना आपके लिए है। चैन से की जय। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।